नमस्कार दोस्तों। दैनिक भास्कर की न्यूज़ सुनी हमने। 38 साल पुराना सैटेलाइट सिस्टम धरती से टकराने वाला है। अब वो उसका कार्यकाल खत्म हो चुका है। तो वो जब धरती से टकराएगा तो बहुत सारे कलपुर्जे आसमान में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और बचा हुआ डेब्रिस धरती पे टकराएगा, धरती से आके टकराएगा। अमेरिका की पहली महिला एस्ट्रोनॉट ने उसे 38 साल पहले ऑर्बिट में सेट किया था, लॉन्च किया था। तो इस न्यूज़ को अगर मैं देखूं तो ऐसा लगता है जैसे समय का पता ही नहीं चलता, समय कब गुजर जाता है। अभी हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ रहे थे और वहीं 100 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। जबकि हम अपना सारा काम अपने हाथों से किया करते थे। टेक्नोलॉजीज़ के नाम पर सिर्फ हमारे पास हमारे जो बॉडी है, शरीर है, बस वही हुआ करता था और दिमाग। इसके अलावा टेक्नोलॉजीज़ के मामले में हमारे पास ज़्यादा कुछ भी था नहीं। समय 100 साल का गुजर गया, आ गया 1957 और पहला सैटेलाइट सिस्टम, रॉकेट सिस्टम लॉन्च किया गया अंतरिक्ष में प्रवेश करने के लिए। ये एक नई खोज थी, नई पहल थी टेक्नोलॉजीज़ के दौर में, लिटरेसी के दौर में, कि हम इतना आगे सोच पाए थे। और वही टाइम पीरियड अब धीरे धीरे करके इस हद तक आ गया है कि कह नहीं सकते अब किसी चीज़ के बारे में कि शायद ही हो ऐसी कोई बात जिसकी जानकारी हमें न हो। पहले जहाँ हमें किसी बीमारी का इलाज खोजने में इतना समय लग जाता था, वहीं आज हमें चंद घंटे या कुछ ही समय लगता है। पहले जहाँ हमारे पास इन बीमारियों के बारे में जानकारियाँ बहुत कम थी, अब हमारे पास ढेरों जानकारी। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जहाँ पहले हमारे पास बहुत सारी जानकारियाँ कम मात्रा में थी, अब भरपूर मात्रा में होती है हमारे पास जानकारियाँ। हम अपना दिमाग विकसित कर चुके हैं और विकसित करते जा रहे हैं। आए दिन टेक्नोलॉजीज में बढ़त हो रही है। हर दिन कुछ न कुछ नया घटित हो रहा है टेक्नोलॉजी में। हम कुछ न कुछ नया टेक्नोलॉजी में देखते ही जा रहे हैं हर दिन, क्योंकि हमारा सिद्धांत विकास क्रम को पाना है तो वो हम पा चुके हैं। हम आए दिन टेक्नोलॉजी देखते हैं, कभी नया मोबाइल बन गया है, कभी नया कोई लैपटॉप बन गया है, कभी कोई नई मशीन बन गई है, कभी कोई नया कैमरा बन गया है, कभी कोई नई कार बन गई है, कभी कोई नई बाइक बनाता है। तो इस टाइप से जो हम टेक्नोलॉजीज़ को देख रहे हैं, तो टेक्नोलॉजीज़ अपने दौर 1857 के बाद से जो अब तक का टाइम पीरियड है 200 सालों का, उसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा विकसित है। अब हम कुछ एक सेकंड में ही बड़ी से बड़ी गणनाएं कर लेते हैं। पहले जहां हमें किसानों को सिर्फ और सिर्फ बारिश के भरोसे रहना पड़ता था, पता ही नहीं चलता था कि पानी कहाँ मिलेगा, आज के डेट में लोग उस जगह भी पानी पता कर लेते हैं जिस जगह पर जाना असंभव था उनके लिए कभी किसी ज़माने में। आज के टाइम में लोग उन बीमारियों का इलाज खोज लेते हैं जिसके बारे में सोच पाना सिर्फ एक सपना मात्र था। यदि बीमार पड़ा व्यक्ति तो वो सीधा डेथ वाला मामला था उनका पुराने ज़माने में। मगर आज के टाइम में गंभीर से गंभीर समस्या भी क्यों न हो जाए किसी को, परंतु टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि लोगों में हिम्मत आई है। इसकी वजह से लोग अब हार्ट अटैक से कम मरते हैं, कम से कम इस चिंता से तो कम मरते हैं कि हम बीमारी की वजह से मर जाएंगे, क्योंकि उनको भरोसा है कि टेक्नोलॉजी है, हम कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेंगे, समस्या का समाधान निकाल लेंगे। तो ये जितनी भी विकसित क्रम की या विकास क्रम की जितनी बातें आएंगी, वो आई हैं स्पेस में कदम रखने के बाद। स्पेस में कदम रखने के पहले हम धरती के ही ऊपर रहने वाली तमाम चीज़ों के ही बारे में सोच पाते थे। इससे ज़्यादा कुछ हमें जानकारी नहीं थी।
परंतु जैसे ही हमने स्पेस में कदम रखा, हमारी सोच भी स्पेस के डायमीटर के हिसाब से फैल गई, अनंत गुना हो गई। जैसे जैसे हम स्पेस को और ज़्यादा जानते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा विकास क्रम, हमारी बुद्धिमत्ता और बढ़ती जा रही है। तो स्पेस को जानने का सफ़र शुरू हुआ 1957 से, और वो सफ़र आज भी जारी है। तो इसी संदर्भ में मैं आपके लिए कुछ एक वीडियो लेकर के आया हूँ, ये खास, जिसमें मैंने उन तमाम उपग्रहों, उन तमाम प्रोजेक्ट्स को लिस्ट किया है जो अंतरिक्ष में छोड़े गए, और वो किस कार्य के लिए छोड़े गए थे, या व्यक्ति का अंतरिक्ष में या किसी अन्य ग्रह या उपग्रह पर जाना किस मकसद से हुआ। इस बारे में स्पेस साइंस से रिलेटेड जो घटनाएं घटित हुई हैं, उसका मैं एक लिस्ट तैयार करके लाया हूँ इस वीडियो में। उम्मीद करूँगा कि आपको पसंद आएगा। आइए देखते हैं कि किस प्रोजेक्ट में, किस कार्यवाहियों में और किस तरीके के प्रोग्राम्स में हमें क्या डेवलपमेंट मिला, हमने किस तकनीक को ईजाद किया और क्या क्या हासिल किया। आइए देखते हैं वो लिस्ट। दोस्तों, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई, उससे कुछ हमें उपलब्धियां भी हासिल हुई। आइए देखते हैं वो क्या क्या है, वो कौन से अंतरिक्ष यान हैं, रॉकेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं जो लॉन्च किए गए और उनके जरिए हमें मदद हासिल हुई। तो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट था अंतरिक्ष स्पेस में जाने के लिए, वो स्टार्ट हुआ 4 अक्टूबर 1957 को सबसे पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, जिसका नाम रखा गया था स्पुतनिक फर्स्ट। ये प्रोजेक्ट सोवियत संघ ने रखा था और इसका मेन उद्देश्य था अंतरिक्ष में प्रमोचित सबसे पहला उपग्रह था ये। इस प्रोजेक्ट का मेन मोटिव था कि अंतरिक्ष में सबसे पहला उपग्रह भेजा जाए। तो ये 1957 को स्पुतनिक फर्स्ट सोवियत संघ द्वारा भेजा गया सम्मिलित रूप से। फिर उसके बाद 3 नवंबर 1957 में ही स्पुतनिक सेकंड लॉन्च किया गया। ये भी सोवियत संघ द्वारा ही किया गया था, और ये पहला ऐसा रॉकेट था या पहला ऐसा अंतरिक्ष यान था जो जीवित कुत्ते को ले जाने वाला पहला उपग्रह बना था। ये हालांकि जो यहाँ पर संदर्भ है उपग्रह का, तो आजकल कृत्रिम उपग्रह और जो बेसिक उपग्रह है चांद तारे टाइप, वो तो हैं। उनके अलावा जितने भी रॉकेट्स हैं उनको भी आजकल उपग्रह ही कहा जाता है। सैटेलाइट्स हुआ, रॉकेट्स हुआ, अंतरिक्ष यान और उपग्रह ही कहलाते हैं वो आजकल। तो ये जो 1957 में स्पुतनिक सेकंड भेजा गया था, ये जीवित कुत्ते को अंतरिक्ष में ले जाने वाला पहला उपग्रह था। इसके बाद आता है 18 दिसंबर 1958, स्कोर नाम का एक प्रोजेक्ट फिर लॉन्च किया गया, और ये अंतरिक्ष में स्थापित किया हुआ पहला संचार उपग्रह था, स्कोर। इसके बाद आता है 4 अक्टूबर 1959 में लूना 3 का लॉन्च हुआ। ये पहला अंतरिक्ष यान जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ क्षेत्र के चित्र भेजे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देते थे, मतलब चंद्रमा के बैक साइड के पोर्शन की तस्वीर खींचते धरती को भेजने वाला पहला उपग्रह था लूना 3। लूना 3 चंद्रमा की तस्वीरें भेजने के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया था और उसे अपनी कक्षा में स्थापित किया है। इसके द्वारा चांद की तस्वीरें भेजी गई और हमें पता चला कि चांद किस तरीके का दिखाई देता है। जब हम धरती से चांद को देखते हैं तो चमकता हुआ दिखता है, परंतु जिस वक्त हम यहाँ से देख रहे हैं उसे, उसी समय चांद के पिछले हिस्से में क्या हो रहा है, इस बारे में जानकारी हमें लूना 3 के बाद से पता चलना शुरू हुई। इसके बाद आता है 12 अप्रैल 1961 को वोस्टॉक फर्स्ट नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया।
जो मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा कहलाया। वोस्टॉक 1 के माध्यम से मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा की, परंतु कई कारण ऐसे होते हैं कि कोई प्रयोग सफल होता है, कोई प्रयोग सफल नहीं हो पाता है। तो ये एक सफलता थी साइंटिस्टों के लिए कि मानव पहली बार अंतरिक्ष में जा पा रहा है, परंतु वो सिर्फ एक शुरुआत थी। आने वाले सालों में मानव और बड़ी छलांग लगाने वाला था। 4 दिसंबर 1963 को ही वोस्टॉक 6 नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जो भूतपूर्व सोवियत यूनियन को वैलेंटाइन टेरेश्कोवा की अंतरिक्ष उड़ान, जिन्हें प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का गौरव प्राप्त हुआ है, वो उस प्रोजेक्ट को लीड कर रही है। उस प्रोजेक्ट में थी वोस्टॉक 6। ये भूतपूर्व सोवियत यूनियन की वैलेंटाइना थी, जो कि उस प्रोजेक्ट को लीड कर रही थी। और बेसिकली देखा जाए तो ये प्रथम अंतरिक्ष यात्री महिला थी, जो मतलब कह सकते हैं कि जीवित कुत्ता अंतरिक्ष में पहुंचा सिर्फ पहले। उसके पश्चात वैलेंटाइना अंतरिक्ष में पहुंची। वो पहुंची वोस्टॉक 6 प्रोजेक्ट के बाद, वोस्टॉक 6 प्रोजेक्ट में। इसके बाद आता है 6 अप्रैल 1965 का टाइम। यहाँ इंटेलसैट नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च किया। ये व्यावसायिक उपयोगों के लिए पहला संचार उपग्रह था। इंटेलसैट व्यावसायिक उपयोगों के लिए पहला उपग्रह था संचार का। इसके बाद आता है 16 नवंबर 1965 वेनेरा 3। यह पहला अंतरिक्ष यान जो किसी अन्य ग्रह अर्थात शुक्र ग्रह पर उतरा। वेनेरा 3 जो था वो ऐसा अंतरिक्ष यान था जो शुक्र ग्रह पर उतरा था। अंतरिक्ष में तो गया, परंतु पहली उड़ान हमने चांद तक की नहीं की। सबसे पहले हम शुक्र ग्रह पर उतरे, परंतु क्योंकि वहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ सफलता हासिल नहीं हुई, इसलिए हम अगले स्टेप पर आते हैं। 21/10/1968 में लूना 3 के बाद लूना 9 का प्रोजेक्ट अप्लाई किया 1968 में, और ये चंद्रमा के तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था, लूना 9। अब चूंकि हम 1968 में लूना 9 के माध्यम से चंद्रमा के तल पर उतर चुके थे, तो चंद्रमा के धरती पर या चंद्रमा के ऊपर इंसानों को भेजने के लिए हमें एक हौसला मिला, और उसी हौसले का परिणाम था कि आगे चल के नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरे। लूना 9 सफलतापूर्वक चंद्रमा के तल पर उतरा। इसके पश्चात 14 जनवरी 1969 में सोयूज 4 नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जो सबसे पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र बना। अब क्योंकि लूना 9 की सफलता से ये जान गए कि हम चांद तक जा सकते हैं, इसीलिए सोयूज 4 के माध्यम से एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाया 1969 में, जिससे हमें आगे कार्यवाही करने के लिए मदद मिली। इसके पश्चात 16/7/1969 मतलब 16 जुलाई 1969 में अपोलो 2 या इसे अपोलो 11 भी कहा जाता है, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। ये वही प्रोजेक्ट है दोस्तों जो चांद पर आपको पहुंचाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग की तरह। ये वही प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने में सफल हुए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपोलो 11 के माध्यम से चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने। इनके बाद एडविन एल्ड्रिन 8 मिनट बाद चंद्रमा की धरती पर उतरे। तो 16 जुलाई 1969 का साल बहुत ही खास था, क्योंकि इसमें मानव को एक नई उड़ान, एक नई उछाल दी, एक नई छलांग दी, जिसके माध्यम से टेक्नोलॉजी में हम आज जो परिवर्तन देख रहे हैं वो इसकी शुरुआत 1969 के इस जुलाई महीने में स्टार्ट। इसके बाद आता है 19/5/1971 का समय, जब मार्स 2 को लॉन्च किया गया। मंगल ग्रह पर पहली बार अंतरिक्ष यान का उतरना,
ये वो घटना है जो मार्स 2 के माध्यम से सफल हो पाई 1971 में। इसके बाद आता है 2 मार्च 1972 का समय, जब पायनियर 10 को लॉन्च किया गया। ये अंतरिक्ष यान जिसने ग्रहिका पट्टी की खोज की तथा जिसने बहुत पास से बृहस्पति ग्रह के चित्र लिए। पायनियर 10 एक ऐसा उपग्रह या ऐसा रॉकेट था या ऐसा अंतरिक्ष यान था जो ग्रहिका पट्टी की खोज की थी, मतलब ग्रहों के चारों ओर जो उल्का पिंडों की पट्टियां बनी रहती है उसकी खोज करने वाला पहला उपग्रह था पायनियर 10। और इसने ये बृहस्पति के चारों ओर जो उल्का पट्टियां बनी रहती है उसकी भी खोज की और साथ में बृहस्पति ग्रह की तस्वीरें भी खींच के भेजी। मतलब हमारे पास कैमरा के मामले में पायनियर 10 से टेक्नोलॉजी आना शुरू की। सबसे पहला बेहतरीन कैमरा जो इस्टेब्लिश किया होगा वो पायनियर 10 ने किया था, जिसकी मदद से बृहस्पति ग्रह की तस्वीरें खींचकर यहाँ तक भेजी गई। तो अगर टेक्नोलॉजी के मामले में बात करें कि कैमरा टेक्नोलॉजी अगर हम बोलें कि बढ़ गई थी तो वो समय ये था 1972 का। इसके बाद आता है 10 जुलाई 1972 का समय, लैंडसेट 1 का लॉन्च हुआ और ये सुदूर संवेदन को समर्पित पहला उपग्रह माना जाता है। सुदूर संवेदन मतलब टेलीफोन कम्युनिकेशन की जो हम बात करते हैं वो लैंडसेट फर्स्ट के लॉन्च होने के बाद में मिली और उसके बाद जो टेलीफोन के कॉस्ट है वो उसमें कमी आई। पहले जहाँ एक कॉल करने के लिए 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये लगते थे, इस सैटेलाइट के लॉन्च होने के बाद उन कीमतों में कमी आई और यही वो सैटेलाइट है जिसकी मदद की वजह से लोग मोबाइल सिस्टम को अप्लाई कर पाए। अदरवाइज़ लैंडलाइन सिस्टम का इस्तेमाल अधिकांशतः होता था और इस सैटेलाइट के लॉन्च होने की वजह से एक नई क्रांति आई, कम से कम कम्युनिकेशन के क्षेत्र में तो आई ही। इसके बाद आता है 15 जुलाई 1975 का समय, अपोलो सोयूज टेस्ट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। ये वो प्रोजेक्ट था जो अंतरिक्ष में प्रथम अंतरराष्ट्रीय उपग्रह संपर्क व्यवस्था बनाता था। पहले तो एक देश कोई उपग्रह लॉन्च करता है तो स्वयं के ही देश के लिए उपयोग करता है, परंतु जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के बढ़ने पर और उनके राजनीतिक मुद्दों के सुलझ जाने पर, राजनीतिक लाभ को यदि वो देख लेते हैं कि हाँ भाई हम इस सैटेलाइट का इस्तेमाल किसी और के साथ में भी कर सकते हैं, तो इस तरह के प्रोजेक्ट वो लॉन्च करते हैं। तो जब इतनी सफलताएं हासिल कर ली एक के बाद एक, कई विफलताओं के होने के साथ साथ इन सफलताओं को प्राप्त कर लिया गया, तब 1975 में अपोलो सोयूज टेस्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह संपर्क व्यवस्था की स्थापना की, जो इंटरनेशनल लेवल पर आपको संपर्क साधने में मदद करता है, मतलब कम्युनिकेशन के लिए मदद करता है। पहले हम सिर्फ अपने ही देश में बात कर सकते थे टेलीफोन से या रेडियो से या किसी अन्य संपर्क से, चिट्ठी पत्री के द्वारा, परंतु इस प्रोजेक्ट के लॉन्च होने के बाद हम इंटरनेशनल कॉल भी कर सकते थे। इंटरनेशनल कॉल करने लगे। पहले क्या होता था कि हमें अगर इंटरनेशनल कॉल करनी है तो पहले यहाँ से हमें किसी कंपनी को फ़ोन करना पड़ता था, वो लोग कॉल लगा के देते थे इंटरनेशनल लेवल पे। परंतु इस प्रोजेक्ट के बाद डायरेक्ट व्यवस्था आ गई कि व्यक्ति स्वयं ही इंटरनेशनल लेवल पे ISD कर सकता है। ये वो प्रोजेक्ट जिसने ISD को लॉन्च करने के लिए बहुत रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराया। इस प्रोजेक्ट के बाद से ही कोई आम नागरिक भी डायरेक्ट बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के डायरेक्ट कॉल कर सकता था। हालांकि कॉस्ट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी, परंतु स्वयं व्यक्ति भी इसके बाद कोशिशें कर सकता था। तो ये जो लिस्ट हमने अभी देखी, इस लिस्ट के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि पिछले 1957 से लेकर के आज 2022 चल रहा है, 23 चल रहा है, 20वीं सदी गुजरी,
कितना परिवर्तन हुआ। 21वीं सदी के 20-22 साल गुजर गए, कितना परिवर्तन हुआ ये हम देख सकते हैं। जहां हम साइकिल पर एक रॉकेट रख के उड़ाने की कोशिश में लगे हुए थे आज से 70 साल 80 साल पहले, वहीं आज के डेट में हम ऐसे स्पेसशिप में बैठ के अंतरिक्ष में घर बनाने की सोच रहे हैं, चांद पे घर बनाने की सोच रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं इसमें, विकास क्रम किस तरीके से बढ़ा है। इंसान जो खेती किसानी से ज़्यादा कुछ भी ज़्यादा जानता नहीं था, वो आज चांद पर जाकर के खेती करने के बारे में सोच रहा है। मंगल ग्रह पे पानी खोज के इंसान क्या करेगा, बेसिकली वहाँ रहने की व्यवस्था बनाएगा। किसी अन्य ग्रह पे पानी या जीवन की खोज करके इंसान को क्या लाभ होना जाना है, वहाँ पर रहने की व्यवस्था बनानी। अगर ऐसा कोई संभव है तो हम वहाँ जा कर के रहने की व्यवस्था बना सकते हैं। इसीलिए ये प्रयोग किए जाते हैं, उनमें प्राप्त होने वाली सफलताएं हमें विकसित होने का मौका देती। तो मेरे ख्याल से ये जो टेक्नोलॉजी विकसित हुई है पिछले दो शताब्दियों में, 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी, ये 21वीं शताब्दी चल रही है। 20वीं शताब्दी के ही सारे प्रोजेक्ट्स हैं, सारे के सारे प्रोजेक्ट 20वीं शताब्दी में खोजे गए। इस प्रोजेक्ट की सबसे पहली शुरुआत भी 20वीं शताब्दी के मध्य में हुई। उसके बाद 21वीं शताब्दी के 20-22 साल जो अभी गुजरे उसमें कार्य हुए। ये चल रहा है 2023, 2000 मतलब 21वीं सदी चल रही है। आने वाली जो टाइम पीरियड है वो हमें 21वीं सदी के मेन पॉइंट पे लेकर के जाएगा। 21वीं सदी चल रही है, साल चल रहा है 2023। तो हम इस टेक्नोलॉजी में साल दर साल विकास क्रम को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और इन प्रोजेक्ट के माध्यम से हमें क्या लाभ हुआ, इस पर चर्चा करें तो हम पाएंगे कि आप एग्रीकल्चर के फील्ड में देख लें, टेक्नोलॉजी बढ़ी है। एजुकेशन के फील्ड में देख लें, टेक्नोलॉजी बढ़ी है। डॉक्टरी फील्ड में देख लें या बायो फील्ड में देख लें, टेक्नोलॉजी बढ़ी। इंजीनियरिंग फील्ड में देख लें, टेक्नोलॉजी बढ़ी। इन टेक्नोलॉजी के बढ़ने से हमें धरती पर रहने में सुविधाएं मिली। हम पहले चांद तारों को सिर्फ धरती पे खड़े होकर देख सकते थे। इन प्रोजेक्ट को लॉन्च होने के बाद हमने वहाँ जाकर के एग्जैक्ट धरती गोल है, चपटी है, क्या है, हमने जानना शुरू कर दिया। चंद्रमा की धरती से दूरी कितनी है ये अनुमान लगाना शुरू कर दिया। सूर्य की चंद्रमा से और धरती से दूरी कितनी है, तारे किन चीज़ों से मिलकर के बने हुए हैं, ये तमाम जानकारियाँ। तारों के अंदर किस किस टाइप की गैसें पाई जाती हैं, ये जानकारियाँ। उन गैसों को हम धरती के ऊपर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इस बारे में जानकारी है। अंतरिक्ष में वैक्यूम में हम किस तरीके से जी सकते हैं, किस तरीके से नहीं जी सकते हैं, इस बारे में जानकारी है। वहाँ पाई जाने वाली चीज़ों का हम धरती के ऊपर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी है। इन जानकारियों की वजह से हमने नई नई टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की, नई नई टेक्नोलॉजीज विकसित की। जहाँ पहले हम इलाज के लिए सिर्फ जड़ी बूटियों पर निर्भर करते थे, आज की डेट में हम केमिकल्स का इस्तेमाल डायरेक्ट कर पा रहे हैं। केमिकल को परिष्कृत करके डायरेक्ट दवाएं बना पा रहे हैं। तो ये जितना भी विकास क्रम है वो इन पिछले 2 शताब्दियों के अंदर जो टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, खासकर अब टेक्नोलॉजी शब्द से मेरा मायना ये है कहने का कि हमारा दिमाग जितना विकसित हुआ। ये सारे प्रोजेक्ट तब सिर्फ और सिर्फ तभी लॉन्च किए जा सकते थे जब हम उसके बारे में सोच पा रहे हैं। मतलब इन प्रोजेक्ट्स को डेवलप होने में जितना टाइम लगा है उससे कहीं ज़्यादा टाइम हमें हमारे दिमाग को विकसित करने में लगा है। जब भी किसी इंसान का दिमाग विकसित होता है तब जाके कोई टेक्नोलॉजी नहीं विकसित होती। मतलब हम ये मान के चलें कि अगर अभी कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है स्पेस साइंस में, मतलब कि इंसान का दिमाग ठप हो चुका है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी सोच ही नहीं पा रहा है। जो अभी तक सोच ली गई है उसी को एलेबरेट कर रहा है, उसी को एक्सपांड कर रहा है, उसी का एक्सपांशन हो रहा है
उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी जब भी कोई नया तर्क बनाता है दिमाग किसी का भी, तो सबसे पहले स्पेस में जाने के राह खुलते हैं। क्योंकि उस प्रयोग को कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में करना चाहता है। धरती पे कर सकते हैं हम आराम से, पानी के अंदर कर सकते हैं, बस एक ही चीज़ बचती है कि स्पेस। अगर किसी इंसान के दिमाग में कोई नया विचार आया है, उस विचार को धरती, आकाश और जल में तो यहाँ अप्लाई किया जा सकता है, परंतु अंतरिक्ष में अप्लाई करने के लिए हमें अंतरिक्ष में जाना पड़ता है और उसके लिए फिर हमें टेक्नोलॉजी विकसित करनी पड़ती है। उस थीम के आधार पर सैटेलाइट्स बनाने पड़ते हैं। तो कोई भी विकसित दिमाग जब भी कोई नई रचना रचता है तो स्पेस में भी राह खुलती है और वही हमें आगे मार्ग प्रशस्त करती है। तो अपना दिमाग विकसित करते रहें और टेक्नोलॉजी के मामले में और ज़्यादा आगे बढ़ें। गॉड स्पीड। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें सिकंदर्स वर्ल्ड के साथ, देखते रहें। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं इंडिया से जुड़े हुए कुछ सैटेलाइट्स और उनके प्रोजेक्ट्स को लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।